and welcome back everyone. So today we are going to do a discussion on biology's test. The topic was reproduction. अच्छा तो पहला क्वेश्चन है sperms differ from spermatids with respect to. ठीक है, स्पर्म्स कैसे डिफर करते हैं स्पर्मेटिड से विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर. क्या मतलब होता है कि स्पर्म्स हमें पता है आर मेच्योर, जो कि स्पर्मेटिड्स हैं दे आर इमेच्योर, नॉन मोटाइल और राउंड होते हैं. वो जब आप पूरे फिगर भी देखते हो उसमें देखते हो कि स्पर्मेटिड्स ऐसे होते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं दे आर मेच्योर, दे हैव द हेड, नेक एंड एक्रोसोम एंड टेल. में अच्छी ड्राइंग नहीं की है बट दिस इज हाउ दे आर. सो स्पर्म्स आर मेच्योर एंड स्पर्मेटिड्स ऑन द अदर हैंड आर नॉन मोटाइल. ठीक है, एंड दे आर राउंड एंड दे आर immature. तो बिहेवियर का ये हुआ. तो क्रोमोसोम नंबर, अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर वो सब सेम होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डीजेनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ. ये होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी प्रेगनेंसी आगे ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो, तो इट स्टार्ट्स डीजेनरेशन. क्यों? क्योंकि हमें कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? बेसिकली HCG, जो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है ना, दैट बेसिकली मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ताकि वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहे. तो इन दी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट. जब यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं है, दैट बेसिकली मीन्स नो इम्प्लांटेशन. ठीक है, और इम्प्लांटेशन नहीं हुई यानी कि नो प्रेगनेंसी या नो प्लेसेंटा. नो प्लेसेंटा मीन्स नो HCG एंड नो HCG मीन्स देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम जो मेंटेन होकर रहे. सो दैट इज करेक्ट. ए ह्यूमन फीमेल एक्चुअली ओव्यूलेट्स. अच्छा, ह्यूमन फीमेल क्या ओव्यूलेट करती है? oocyte. एग नहीं करती है, ये बात आपको याद रखनी है. एग होता है बेसिकली जब ओवम यानी कि oocyte मेच्योर हो जाए, यानी उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो एग बनता है, ओवम बनता है. पहले वो सिक्रीट होता है अपनी सेकेंडरी oocyte की स्टेज में. तो oocyte ओव्यूलेट होता है, एग नहीं. All cyclic and non-cyclic processes associated with the completion of life cycle are regulated by. अब ये रेगुलेट जो सारे प्रोसेसेस हैं बॉडी में, कौन करता है? हाइपोथैलेमस, विच इज बेसिकली इसको हम ये भी कहते हैं मास्टर ग्लैंड. ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसीलिए कि सारे बॉडी के जो और हार्मोन्स हैं ना और ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करता है और उनके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है या उनको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट रेस्ट्स ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिस. ये क्या होती है? ये हमारे पास लेट्स से टेस्टिस हैं, इसकी बैक साइड पे देयर इज कॉइल्ड ट्यूब होती है. उसके बाद हमारे पास ये डक्टस डेफरेंस या वॉस डेफरेंस आता है. माई ड्राइंग इज़ नॉट एट ऑल गुड. ये जो होती है ना, ये एपिडिडमस होती है जो कि टेस्टिस के बैक साइड पे ऐसे रेस्ट करी होती है, पड़ी हुई होती है. इसको कहते हैं एपिडिडमस. नेक्स्ट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रेवल्स फ्रॉम एपिडिडमस इनटू द पेल्विक कैविटी. अब ये तो हमने कह दिया एपिडिडमस है. उसके बाद कौन सी ट्यूब आती है हमारे पास? वॉस डेफरेंस. ठीक है, ये मैंने अभी जैसे बताया. और अगर आप किसी को सीक्वेंस नहीं याद रखता, आई हैव एन निमोनिक फॉर यू गाइस 7F. ये मेरे MCAT के टाइम में पता चला था और अभी भी इट्स वेरी हैंडी वाइल स्टडिंग इन बियोलॉजी. तो यू शुड नो. एस इज फॉर ये स्पर्म पाथवे का एक छोटा सा निमोनिक है कि कहाँ कहाँ से वो गुजरता हुआ जाता है. पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर E फॉर एपिडिडमस में जाता है, देन V फॉर वॉस डेफरेंस में जाता है, E फॉर इजैक्यूलेटरी डक्ट. N is basically practically nothing. ठीक है, and U is for urethra and P is for prostate. ठीक है, ये आपको काम आएगा आगे भी और अभी भी अगर किसी कोई पाथवे भूल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एक्ट्स एज ए स्पर्म मैच्योरेशन साइट. अब स्पर्म मैच्योरेशन साइट कौन सी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, यहाँ तो स्पर्म्स बनते हैं. स्पर्म डक्ट नो. एपिडिडमस इज बेसिकली स्पर्म मैच्योरेशन साइट. यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं.
इमोशनल स्ट्रेस में अफेक्ट द डैश ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या इफेक्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियोडोसिटी को, यानी कि उनकी जो रेगुलरिटी होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, उसको इमोशनल स्ट्रेस इफेक्ट करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्ट्स पीरियोडोसिटी। आगे है इनहिबिन इज सिक्रीटेड बाय, इनहिबिन एक हार्मोन है जो बेसिकली सर्टिलाइज सेल्स सिक्रीट करते हैं। दैट इज़ करेक्ट। ये इनहिबिन का काम होता है, ये इसका एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि एफएसएच को ये इनहिबिट करता है। जब हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो जाए, स्पर्म प्रोडक्शन हमें नहीं करवानी है, तब इनहिबिन सिक्रीट करते हैं सर्टिलाइज सेल्स कि वो इसको इनहिबिट करें स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। Next question is the minimum sperm count per ml of human semen is, that's a memory based question and you guys should know that it's 20 millions। और जब इससे लो हो जाए sperm count तो इस टर्म को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। और बिल्कुल ही स्पर्म की प्रोडक्शन ना हो, इसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। आपको ये वाली टर्म्स भी पता होनी चाहिए, इनकी बेसिक डेफिनेशन ये भी आ सकती होती है कि अगर स्पर्म काउंट लो है उसको क्या कहते हैं, अगर स्पर्म काउंट है ही नहीं, अगर स्पर्म काउंट ज़्यादा है या स्पर्म से ही नहीं, ये सारी बुक में लिखी भी हुई हैं। यू गाइस शुड नो दैट। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ वजाइना एक्सेप्ट, अब ये जब एक्सेप्ट का वर्ड आ जाए ना, इसे अंडरलाइन कर दिया करो। वजाइना क्या होता है, दे रिसीव द रिसीट ऑफ द स्पर्म्स, यस। वजाइना बेसिकली स्पर्म्स इसको क्रॉस से पास होकर फलोपियन ट्यूब तक जाते हैं एंड देन दे fertilize the ovum। Carriage of menstrual flow, yes। Role as a birth canal, yes। Vagina का second name ही हम basically common name is birth canal। And receipt of ovum, no, that is incorrect, क्योंकि जो ओवम है वो कौन रिसीव करता है, बेसिकली ओवरी जब ओव्यूलेट करती हैं तो वो किसके पास जाता है, फेलोपियन ट्यूब पे जाता है, ओविडक्ट जिसे कहते हैं। तो दैट इज बेसिकली द रिसीवर ऑफ ओवम, नॉट वजाइना। The seminiferous tubules are best described as, क्या होते हैं seminiferous tubules, वही होते हैं ना जिसमें sperm प्रोड्यूस होता है। इन टर्म्स में से देखते हैं, स्टोरेज सैक्स फॉर स्पर्म, नो, ये तो एपिडिडमस होता है। चैनल्स फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, नो, ये बाकी वो जो डक्ट्स होती हैं और ट्यूब्स वो होती हैं। कोइल्ड मैसेज वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, या दैट इज ट्रू। ये अगर स्पर्म है उसमें ढेर सारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें बहुत सारी कॉइलिंग हुई होती है, जहाँ पे हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। कनेक्टेड टू एपिडिडमस, नो। The vasa efferentia serve as a connection between the reti testes and the, ये अभी जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी, let's say this is our sperm, यहाँ पे ये हमारा एपिडिडमस है और आगे ये ejaculatory duct है जो जाती है, ये हमारा एपिडिडमस पड़ा हुआ है। अब पर यहाँ पे ना चेंज द कलर, यहाँ पे ना एक क्लस्टर होता है वेसल्स का जिसको हम रेटी टेस्टिस कहते हैं, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को इनटू द एपिडिडमस। अब ये क्लस्टर को भी, क्लस्टर से बाहर भी जो एक वेसल है, जो फाइनल वेसल है जो लेके जाती है, उसको हम वासा एफरेंशिया या इफरेंट डक्ट्यूल कहते हैं। इफरेंट का आपको पता होगा, जो इफरेंट का मतलब होता है जो वेसल बाहर लेके जा रही है। तो ये जो है कनेक्ट करती है रेटी टेस्टिस इस क्लस्टर को इस एपिडिडमस के साथ। तो वो क्या है, वो इफरेंट डक्ट्यूल या वासा एफरेंशिया है, ठीक है। तो इट सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन रेटी टेस्टिस एंड द एपिडिडमस, ठीक है। रेटी टेस्टिस के बाद एपिडिडमस में जाते हैं। The prostate glands secretion provides nutrients like dash for the sperm। ये सारे glands की जो secretion है ना, इनकी टाइप का आपको पता होना चाहिए और इनमें क्या क्या secrete होता है, ये भी बुक में लिखा हुआ था, फेटल बोर्ड की बुक में लिखा होता था। ये जैसे जो prostate gland है उसकी secretions are citrate, ठीक है। और बाकियों की भी आपको पता होना चाहिए, alkaline, acidic या किसका pH क्या है, या कौन सी neutral secretions हैं, ठीक है। You guys need to know the basics of Okay, next question. Primary spermatocytes are formed from type dash spermatogonia। टाइप बी होगा, ठीक है। जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया दो तरह की सेल्स बनाते हैं, ए बनते हैं और बी बनते हैं। जो टाइप ए सेल्स है ना, इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जर्म लाइन सेल्स। जबकि जो बी हैं इन्होंने आगे डिफ्रेंशिएट होना होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर उससे डिफ्रेंशिएशन होती है सेकेंडरी में एंड देन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड एंड स्पर्म सो ऑन, वो जो भी बात पे आपको पता होगा क्या होता है। लेकिन जो टाइप बी होते हैं दे डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी। The midpiece of the sperm provides energy
फॉर द मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑब्वियसली, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज अ सर्ज इन एलएच का सर्ज, ये अब तो सबने वो ग्राफ देखा होगा, पता होगा कि ये जब एलएच का सर्ज आता है ये यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, ओव्यूलेशन, तो कॉजेज इनहिबिट्स अ फॉलिकल टू रप्चर, नहीं ओव्यूलेशन बेसिकली होता है ना, फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ओवम बेसिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो इनहिबिट तो नहीं करेगा, कॉजेज अ फॉलिकल टू रप्चर, यस, इनहिबिट्स अ फॉलिकल टू डेवलप, नो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी नहीं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड जो होता है, मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं हमारे ट्रॉपिक हार्मोन, जैसे मैंने कहा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे कि वो सिक्रीट करें एफएसएच और एलएच, ठीक है, इसने एक्ट किया इंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब जो एफएसएच है वो जाके एक्ट करता है ओवरीज पे और उनको उनके फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इसका काम होता है। और एलएच सिक्रीट होता है फॉर ओव्यूलेशन कराता है, जब फॉलिकल को रप्चर करना है और उसमें से oocyte को रिलीज कराना, तो ये इफेक्ट हैं। जबकि वो जो हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो ओवरीज से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एफएसएच एंड एलएच आर रिलीज्ड बाय, जैसे अभी मैंने बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनहिबिन प्राइमरीली एक्ट्स टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड स्पर्म काउंट, अभी मैंने बताया हाई, ठीक है, जब ज़्यादा स्पर्म काउंट हो जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने रोकना हो तो इनहिबिन सिक्रीट करते हैं सर्टलाइज सेल्स, और जो कि इनहिबिट करता है एफएसएच और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। The female reproductive system is cyclical due to estrous cycle, lunar menstrual cycle, obviously. Next is a normal human ejaculate contains approximately how many spermatozoa? कितने spermatozoa होते हैं? That is a memory based question and the correct choice is 20 to 150 million. ये बुक में मेंशन है, आपको ये इस तरह की मेमोरी वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। डिस्क्राइब डिग्रीज ऑफ एफएसएच, जब एफएसएच के लेवल्स कम एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन के लेवल्स हाई कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे साइकिल में, कि जब हमारे शुरू में क्या होता है, एफएसएच के लेवल्स हाई होते हैं, ओवरियन साइकिल की बात होती है, और एफएसएच के लेवल्स हाई हैं यानी कि ये करा रहा है मैच्योरेशन, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करा रहा है। अब जब वो हो जाती है तो उसके बाद फॉलिकल्स जो है ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ईस्ट्रोजन के लेवल्स जब हाई होते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली दैट हैज़ बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच, ठीक है। ईस्ट्रोजन के लेवल्स हाई हुए, इसने एफएसएच के लेवल्स कम करना स्टार्ट कर दिए, और ये एक सिग्नल है फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड कि हाँ अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वक्त आ गया है, तो तुम ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर दो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन बेसिकली आप कह दो वो आस्तीन का सांप है कि एफएसएच ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ा रहा है, यानी एफएसएच की वजह से एफएसएच आएगा तभी ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ेंगे, लेकिन ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होने लग गया तो वो कहेगा बेटा अब मैं तुझे बताता हूँ क्या करते हैं, तो वो एफएसएच की लेवल्स लो कराने लग जाएगा, यानी अब उसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली एफएसएच की। तो ये एक सिग्नल है फॉर पिट्यूटरी कि अब तुम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेनी लेयर्स ऑफ थिक फॉलिकल सेल्स एडहेरिंग टू द oocyte आर कॉल्ड, ये क्या होती हैं? ये होती हैं कोरोना रेडिएटा, इज द करेक्ट। क्या होता है? ये जैसे हमारा oocyte है, इसके बाहर होता है हमारे पास एक लेयर होती है, ये ज़ोना पेलुसिडा की लेयर होती है, ठीक है, और इसके बाहर हमारे पास होती हैं, ग्रीन कर देते हैं, ये होते हैं हमारे पास फॉलिकल सेल्स, ठीक है, ये होते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। होता क्या है, जब हमारे ओवरी से ये रप्चर होके एक फॉलिकल, लेट्स सपोज ये फॉलिकल था, ये बाहर आया ये, ठीक है, तो ओवरीज में इसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स थे, वो भी साथ आ जाते हैं, प्रोटेक्ट करते होते हैं ना, इनका काम है oocyte को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो फिर वो भी साथ में रिलीज होते हैं, रप्चर होके बाहर आते हैं। तो
उनकी जो लेयर्स होती है ना फॉलिकुलर सेल्स की, उनको हम कह देते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इनकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है थीका, उसको कहते हैं एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर को कहते हैं थीका इंटरना। ये टर्म्स आप आगे जाके भी पढ़ोगे। अभी आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो ओवम को या उस साइड को प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि लेयर्स ऑफ थिक फॉलिकल सेल्स हैं, उनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जबकि जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है जो बिल्कुल उस साइड के बाहर होती है एग के, उसको कहते हैं ज़ोना पेलोसिडा, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ज़ोना पेलोसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जबकि जो कोरोना रेडिएटा है ना, ये वो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, जो रप्चर जब हुआ हमारा ओवरी, तो उससे जो बाहर आए और उसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स थे, उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, वो कोरोना रेडिएटा बनते हैं, ठीक है। The next is menstrual cycle is regulated by pituitary gonadotropins, obviously. Next, the menstrual phase of cycle occurs on days. menstrual phase जो शुरू के 1 to 5 days होते हैं ना, वो menstrual phase होते हैं। next फिर आती है प्री ओव्यूलेटरी, then ओव्यूलेटरी, then पोस्ट ओव्यूलेटरी, या इसको हम सिक्रेटरी भी कहते हैं, आखिर वाली को और शुरू वाली को भी ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, ठीक है। ये बेसिकली ना 2 साइकिल्स होते हैं जो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। एक ओवरियन साइकिल होता है और दूसरा यूट्राइन साइकिल होता है। जो ओवरीज में इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम ओवरियन साइकिल कहते हैं, यानी जो फॉलिकल्स का मेच्योर होना, फिर ओवरी का रप्चर होकर फॉलिकल को रिलीज़ करना, ओव्यूलेशन करना, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, ये सारे इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं। जो यूट्राइन साइकिल है, इसमें होते हैं यूट्रस की जो ग्लैंडुलराइजेशन हो रही होती है, फॉलिकुलराइजेशन हो रही होती है, उसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो थिक हो रही होती है। सारे टाइम में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के अंडर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो यूट्राइन साइकिल है। तो इसके ऊपर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्पैक्ट होता है यूट्राइन साइकिल के। इसके ऊपर FSH और LH की वजह से चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और ओवरीज वो है जो ये सिक्रीट करती हैं, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। तो ये इस तरह ये 2 इवेंट साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। First day of menstrual flow is taken as the dash of the menstrual cycle. क्या होता है ये? beginning of the menstrual cycle is the first day. Next is at the beginning of the menstrual phase, ovarian hormones are at their lowest. जब menstrual phase शुरू होता है ना 1 to 5 days, इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वैसे तो प्रैक्टिकली बेसिकली ना कोई भी हॉर्मोन्स नहीं होते। FSH, LH इन सब के लेवल्स लो होते हैं, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के लेवल्स तो बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि होते ही नहीं है। आएंगे ही तब जब हमारी मेंस्ट्रुएशन एंड होगी और फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, जिसमें ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनकी फॉलिकुलराइजेशन स्टार्ट होगी, वो FSH के अंडर होगा। FSH जब फॉलिकुलर्स को मेच्योर करना स्टार्ट कर देगा तो वो सिक्रीट करेंगे ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरोन आएगा, तो उन फेजेस में उनके लेवल्स हाई होते हैं। जबकि जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है ना, उसमें इन सब के लेवल्स बहुत लो हैं। तब तो वो ही मेंस्ट्रुएशन रही है, और तब तो वो हार्मोन्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लेयर है ना वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है, रप्चर हो रही होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है उससे, इसीलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं उसको मेंटेन करने के लिए, इसीलिए तो हो रहा है मेंस्ट्रुअल फेज। तो दे आर एट देयर लोएस्ट नॉर्मल लेवल्स। Next is the corpus luteum is a dash glandular structure. It is a yellowish glandular structure. Next is progesterone causes the functional layer of the endometrium to become a glandular secretory layer. ये भी मैंने जैसे बताया, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हैं जो एक्ट करते हैं यूट्रस के ऊपर, और उसकी जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है उसको ये थिक करते हैं और उसको ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी बनाते हैं। फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसको मेनार्क कहते हैं, और जो टर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग है, यानी दैट इज द एंड, इसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल ख़त्म हो जाता है फीमेल्स में, उसको मेनोपॉज कहते हैं। ये 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। द क्लाइटोरिस इज होमोलोगस विद डैश इन मेल्स, मेल्स में ग्लैंड्स पीनस से होमोलोगस होता है, क्लाइटोरिस फीमेल्स में होता है, ठीक है। Next question is oogenesis begins when the individual is at the stage of puberty. Puberty start होती है तभी oogenesis start होता है। No wait,
ये तो गलत, ये ऐसे ही गलत होता है। ये मैंने अब एकदम से दिमाग में आया, oogenesis जो है वो फीटस की स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। यही पेपर में आप गलती करते हो। आप सबसे पहले देखते हो oogenesis, ये तो प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, मैंने यही किया, लेकिन फौरन क्लिक किया नहीं, ये तो फीमेल की है, oogenesis की बात हो रही है, ये फीटस के लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे होती है ना फीमेल, तो वहाँ पे ही जो oogenesis है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज 1 तक कंटिन्यू करता है, फिर प्रोफेज 1 आगे कंटिन्यू होगी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है अपने दिमाग को। मैं भी आपके साथ साथ अभी ही इनको पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, ऑल्दो एज इन मैंने एक लेक्चर और बनाया था जो कि मेरा पूरा वेस्ट हो गया। वंस अगेन आई रिकॉर्डेड इट एंड द वीडियो वाज़न्ट देयर। शिट कीप्स हैपनिंग टू मी, आई डोंट नो व्हाई। Anyways, primary oocyte begin meiosis 1 become arrested in, अभी जैसे मैंने कहा, it is arrested in the prophase 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आपको आगे साइकिल पता भी होगा, प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड रहता है, उसके बाद जब प्यूबर्टी होती है तो फिर वो अपना प्राइमरी oocyte जो है वो कंप्लीट कर लेता है अपनी मियोसिस 1, तो वो बन जाता है सेकेंडरी oocyte। फिर प्यूबर्टी के बाद हर मंथ को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें हर ये जो एग है या सेकेंडरी oocyte है, ये मेटाफेज 2 तक जाता है। ठीक है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है और फिर ओव्यूलेट होगा, और जब तक जो इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि जैसे ही स्पर्म जो है आके ये हमारा ओवम का ज़ोना पेलुसिडा है, इसके साथ उसका हेड लगता है, तो जाके ये जो अंदर ओवम है ना, ये अपनी जल्दी से मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये कंप्लीट करता है, और तभी ये ओवम यानी मैच्योर होता है। उससे पहले तक ये मेटाफेज 2 में ही बैठे होते हैं, वो कंप्लीट नहीं करते अपनी मियोसिस 2। जब जो एग फर्टिलाइज होने जा रहा है वही कंप्लीट करेगा। उसके बाद सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आई गेस फेडरल की बुक में एक टेबल बना होता था जिसमें ये सारे जो एसटीडीज हैं ये किससे कॉज होते हैं, उनका एक टेबल था। आपको वो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलाइडम। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेल्स ऑफ टेस्टिस फॉर्म द ब्लड टेस्टिस पे, कौन से सेल्स हैं? अब ब्लडिंग सेल्स हमें पता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। सर्टिलाइज सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन, मेच्योरिटी, सॉरी नॉट मेच्योरिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ठीक है, प्रोटेक्शन करना, और उनको हाँ मेच्योरिटी भी कह लो, या उनको जो एल्कलाइन और वो वाले मीडियम में रखते हैं। सर्टिलाइज सेल्स, नो गलत कह रही हूँ मैं, सर्टिलाइज सेल्स इनको प्रोटेक्शन और मेच्योरिटी के लिए सारे काम करते हैं। ठीक है, एल्कलाइन और वो वाली तो आगे ग्लैंड्स की बात होती है। सो अब इसका आंसर क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटिड्स तो नहीं हो सकते, तो सर्टिलाइज सेल्स होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा इनका काम है प्रोटेक्शन। अब ये कैसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ब्लड और टेस्टिस बैरियर, यानी कि ये हमारी ब्लड है, ये टेस्ट, इनके दरमियान में एक बैरियर बनवा के रखते हैं, ताकि ये जो ब्लड में कोई भी पैथोजन है वो ऐसे ही टेस्टिस में एंटर ना हो जाए। स्पर्म्स को प्रोटेक्शन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग कि कोई भी आके पैथोजन डिस्ट्रॉय ना कर दे हमारे स्पर्म्स को, उनको ख़राब ना कर दे, म्यूटेशन ना कर दे उनमें। तो ये इसलिए सेटेलाइट सेल्स का काम है ब्लड टेस्टिस बैरियर को मेंटेन करना। ठीक है, ये इस तरह कंसेप्चुअली भी अगर याद करोगे, आप पढ़ते रहते हो प्रोटेक्शन किस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया किस में डिफरेंशिएट होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट जो भी हमारा होता है स्पर्मेटेड, जो फिर स्पर्म्स बनते हैं मैच्योर। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन? हमें पता है फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, उसमें कहाँ? वेरी प्रिसाइज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, यहाँ पर होती है, और द fallopian tube, both are interchangeably used. Candida albicans is the yeast that grows in mucous membrane of mouth or vagina, इधर grow कर जाता है due to unhygienic conditions,
वगैरह इनकी वजह से एक यीस्ट है जो ग्रो कर जाता है माउथ में या वजाइना। Which hormone is primarily responsible for ovulation in human females? ये तो किसी को अगर ये नहीं पता, ये हम पढ़ के अभी भी आ रहे हैं और वैसे भी पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑब्वियसली एलएच कराता है ओव्यूलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी होता है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। What is the function of acrosome in a sperm cell? एक्रोसोम का क्या काम है? Provides energy for motility? नहीं, वो है जो मिड पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। ये हेड होता है एक, मिड होता है, मैं किसी गंदी ड्राइंग कर रही हूँ। ओके, ये हमारा हेड होता है और ऐसे एक मिड पीस होता है, फिर एक आई गेस ऐसे ही करके कुछ एक्रोसोम होता था और ये उनकी टेल होती थी, पता नहीं मैंने सही बनाया नहीं, लेकिन इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो एक्रोसोम है उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइम्स टू पेनिट्रेट द एग। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पेनिट्रेशन के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं, तो इसका काम ये होता है। प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम इम्यून अटैक्स नहीं, ये हेड करता है और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेल। नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जो एक्ट्रोसोम एंजाइम्स होते हैं, एक्ट्रोसोमल एंजाइम्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑल बट वन ऑफ द स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स टिपिकली, अच्छा ये ना फेडरल बोर्ड की एक लाइन थी, आई रिमेंबर, फेडरल बोर्ड की बुक की, और ये बड़ी मुझे उस टाइम पे मुझे भी बड़ा कंफ्यूज करती थी कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें ना वो कहते ये होते थे कि ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑल बट वन ऑफ द स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स टिपिकली। अब वहाँ उस लाइन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सी, स्टॉप ग्रोइंग एंड डिसइंटीग्रेट। वो जो लाइन, अगर हम एग्जैक्ट लाइन पे जाए ना तो उस लाइन में ये होता था, वो कह ये रहे होते थे कि जो ऑल ऑफ द जो स्टिमुलेट हुए हैं ना फॉलिकल्स, यानी ये हमारी ओवरी है, इसमें ढेर सारे फॉलिकल्स हैं, ठीक है। इन सब फॉलिकल्स स्टिमुलेट हुए हैं, ये सारे आपस में ना कम्पीट कर रहे होते हैं कि हाँ इस मंथ कौन है जो मेच्योरिटी पे पहुंचेगा, जो कि ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल जिसे कहते हैं वो बनेगा। तो जो एक होता है ना उसको ये एजाज़ मिलता है, लेट से ये वाला है कि वो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, या इसको जिसको मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है, ग्राफियन भी कहते हैं। जो बाकी सारे हैं उनके साथ क्या होता है, वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो दे बेसिकली स्टॉप ग्रोइंग एंड डिसइंटीग्रेट। इस लाइन में वही कह रहे हैं ऑल ऑफ ऑल, यहाँ से यहाँ तक इज अनदर थिंग, एंड दिस ऑल स्टॉप ग्रोइंग एंड डिसइंटीग्रेट बट वन ऑफ द स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स, वो होता है जो मेच्योरिटी पहुँचता है। तो ऑल बट वन ऑफ द स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स बुक में है स्टॉप ग्रोइंग एंड डिसइंटीग्रेट। लेकिन अगर आप ये एमसीक्यू से यहाँ पे इस तरह देखो कि जो सारे फॉलिकल्स हैं उनके सिवा जो एक है जो फॉलिकल मैच्योर होता है वो डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, क्योंकि बाकी सब तो यहीं पे डिसइंटीग्रेट हो गई। ये वाला फॉलिकल जो ग्राफियन बना, इसकी ओव्यूलेशन हुई, तो पीछे जो फॉलिकल रह गया उसके साथ क्या होगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू दैट वुड बी करेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक लाइन, आई गेस बुक में ये लाइन थी, ये आगे जो लाइन है जो कंप्लीट होती है वो ये है, जिसको फॉलिकल एट्रीजिया कहते हैं, जो बाकी फॉलिकल्स डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, यानी नहीं मैच्योरिटी की तरफ जाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म? हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दोनों मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हों, ठीक है, जेनिटल एक ही के अंदर, ठीक है। और ये इसकी फेमस एग्जांपल है अर्थ वर्म, ये किंगडम एनिमिलिया। आई गेस अब आप लोगों के सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, आई थिंक आपके बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर पता होगा, लेकिन हमारे टाइम ही ये होता था और इसमें ये पढ़ते होते थे। हर्माफ्रोडाइट फेमस एग्जांपल्स थी अर्थ वर्म इसकी, इनके अंदर मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स एक साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस अल्बाइकन्स? कॉर्पस अल्बाइकन्स क्या है हमारे पास? अब कॉर्पस अल्बाइकन्स वो है ना जो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो जो पीछे रह जाता है ना उसको हम कॉर्पस अल्बाइकन्स कहते हैं। फॉर्म्स आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। Next question, which hormone is directly responsible for the onset of puberty in males? Such a giveaway question, such an easy peasy question. Obviously testosterone, none other. Next question, what is the function of the umbilical cord? Umbilical cord का क्या काम है? अब umbilical cord basically
क्या करता है, कनेक्ट करता है फीटस को प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है ना, उसको प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड करता है और न्यूट्रिएंट्स की पैसेज प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन, जो कि ब्लड लेके आती जाती हैं प्लेसेंटा मदर के थ्रू फीटस में। Okay, next question. Which of the following is not a part of the sperm cell? Sperm cell का part क्या नहीं है? हाँ, तो इसमें होगा एक्ट्रोसोम, हमें पता है स्पर्म सेल का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, न्यूक्लियस हमें पता है। सिनर्जिड क्या चीज़ है? अभी आप वैसे भी देख के प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही कह दोगे कि यार ये तो कभी नहीं स्पर्म सेल के साथ इसका नाम सुना, और हाँ ये है भी नहीं, क्योंकि इसका कोई एनिमल से वैसे भी ताल्लुक नहीं, प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल। In which phase of the menstrual cycle does ovulation occur? अभी that is such an easy one. किस phase में होता है? Obviously ovulatory phase में ही ovulation होगी ना। follicular phase में तो follicles की वो हो रही होती है maturation, menstrual तो पहले 1 to 5 days होते हैं, और luteal phase होता है post ovulatory, यानी ovulation के बाद जो होता है उसको luteal phase कहते हैं। Which hormone is responsible for the maintenance of pregnancy? कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया FSH और LH का काम है ओवरीज पे एक्ट करना, ठीक है। और ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये एक्ट करते हैं हमारी यूट्रस पे, ठीक है, और प्रेगनेंसी मेंटेन। लेकिन उसमें से जो प्रोजेस्टेरोन है ना प्राइमरीली, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ईस्ट्रोजन शुरू में जो वैस्कुलराइजेशन वगैरह में हेल्प करता है और ग्लैंडुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वगैरह, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है प्राइमरीली वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स में कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिडिक सेल्स इन द टेस्टिस? ओके, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। लिडिक सेल्स, जैसे मैंने बताया पहले कि दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। प्रोड्यूस स्पर्म? नो, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब। स्टोर स्पर्म? नो। ये एपिडिडिमिस करता है। फॉर्म द एपिडिडिमिस? नो, नॉट एट ऑल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सहर सलीम साइनिंग ऑफ। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और कोई मसला नहीं होगा। बट अगर फिर भी किसी को कोई और मसला है, दे कैन ऑलवेज आस्क द इंस्ट्रक्टर्स इन द डाउट्स। सहर सलीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।